गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल ऐप। तो होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और हेल्दी होंगे, फैमिली में सभी हेल्दी होंगे, है ना। हेल्दी नहीं तो एटलीस्ट स्टेबल सिचुएशन में होंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत खराब है। पिछले 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए मेरी तबीयत खराब थी, अभी चीज़ें एकदम ठीक हैं। और आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 3 बजे की। और जो पेडागोजी स्पेशल बैच 1 है, 2 है और जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं बाकी बैचेस में भी, वो अब से 3 बजे की क्लास आपकी कंटिन्यू। जो मर्ज क्लासेस चल रही थी, अगर वो चलेंगी भी तब भी 3 बजे के जो आपके पेडागोजी स्पेशल बैच 1 और 2 हैं, आपकी क्लास का टाइम 3 बजे ही है ना। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल भी रहते हैं इस टाइमिंग में। और अभी मुझे भी एक्चुअली कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही थी आप लोगों के। अभी मैं देख पा रही हूँ रूबी, किरण, शंभू, समीक्षा, बबीता। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। जितने भी लोगों ने नया ज्वाइन किया है, पिछले जितने भी सेशंस हैं उनको देखिए, उनकी रिकॉर्डिंग होगी, अगले 1 साल तक रहेगी आपके बैचेस में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका जो नोट्स वाला सेक्शन है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी, ये थोड़ी सी अपडेटेड है, ये मैं फिर से भी अपडेट करा दूंगी। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात है बबीता जी, बहुत बढ़िया। तो अपना 3 बजे का टाइम तो बिल्कुल फ्री रखिए पेडागोजी स्पेशल 1 एंड 2। जैसे ही लर्निंग चैप्टर खत्म होगा, आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी और बाकी बैचेस का जो टाइमिंग है वो अपना 7 बजे का शाम का होता है, वो जाएगा। ठीक। तबियत अभी बहुत बेहतर है। हाँ, पीपीटी फॉर्मेट में मिलेगा, उस पर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाते हैं क्लास में वो लिखिए। जो पेडागोजी स्पेशल बैच 1 एंड 2 है उसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे। वो जैसे ये पूरा लर्निंग खत्म हो जाएगा तो सारी लर्निंग के एक साथ मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। तो वो एक बात है। और कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी होंगी पेडागोजी स्पेशल में। ठीक। तबियत अभी बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। अब आज से क्लास शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना कंटिन्यू कर देंगे आज से यूट्यूब पे भी और यहाँ भी। यार ये हिंदी इंग्लिश का मत रखा करो, बिल्कुल प्राइमरी क्लास के बच्चे नहीं हो आप लोग कि सुलेख करो या इमला बोला जाए आपको, है ना। समझने पे फोकस करो। आवाज थोड़ी सी चेंज है अभी भी। नहीं यार, इस बार तो मुझे लग रहा है ये वायरस जैसे ही कुछ लग गया था। दोनों मिलेंगे पेडागोजी स्पेशल में, पीपीटी प्लस नोट्स दोनों मिलेंगे। दोनों तरह से मिलेंगे, जहाँ पे जो जरूरत होगी। ठीक। हाँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो उस टाइम नहीं ले पाती। आई कैन अंडरस्टैंड मोल। इंग्लिश में आ गई है पेडागोजी की जो 4000 एमसीक्यू वाली जो बुक है अपनी। अभी रुक जाओ कुछ टाइम उसके प्राइस के लिए, अभी मत लो, है ना। मैं कोई बार चेक कर लें तो फिर मैं बता दूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुंजन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो थियरी है, हम लर्निंग थियरीज पढ़ रहे थे। लर्निंग का चैप्टर चल रहा है इतने दिन से और अभी और चलेगा। लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। लर्निंग की जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, लर्निंग कर्व्स हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेटरल ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, वो ट्रांसफर, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें, बिल्कुल सेम हियर विवेक, मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को। तो हमने बहुत सारी थियरीज पढ़ी हैं, जैसे पैवलव, स्किनर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका पैवलव, स्किनर, बेंड्यूरा, जेरोम ब्रूनर, इतनी सारी हमने थियरीज पढ़ी है, थॉर्नडाइक, है ना। इन सबको हमने पढ़ा है। और अभी हमें कुछ और थियरीज पढ़नी है। हमने बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद जिससे जुड़े हुए हैं, थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर, इन सबको पढ़ा है। बेंड्यूरा जो सोशल कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ा है। जेरोम ब्रूनर जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ा है। अभी हम गैने पढ़ने वाले हैं। गैने ने बेसिकली व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म प्लस कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद। व्यवहारवाद किस चीज पे फोकस करते हैं? व्यवहारवादी फोकस करते हैं ओवर्ट बिहेवियर पे, कि व्यवहार पे मतलब है भाई मेरी तबीयत खराब है, अच्छी नहीं है, तो मैं अगर अटक अटक के बोलूं तो व्यवहारवादी क्या सोचेंगे? उनको सिर्फ व्यवहार दिखता है। यार इसको ना हो सकता है आता ना हो ये चैप्टर, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो बोलने में, मतलब वो सीधा सीधा व्यवहार को जज करते हैं, है ना। वो पीछे के एस्पेक्ट नहीं देखते। कॉग्निटिव विज्म जो है वो संज्ञान, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने पे, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस करता है। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात है। हाँ, गैने में जी साइलेंट है ये वाला, है ना। इसको गैगने भी लिख देते हैं कई लोग हिंदी में, बट इट्स गैने, है ना। तो गैने की अगर हम बात करें, हिंदी में इसको लिख सकते हैं गैने। ठीक। गैने का पदानुक्रम, गैने का सीखने का पदानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट से लेके यूपी टेट से लेके बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीटेट के अलावा सब जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो गैने का सीखने का पदानुक्रम, आज से डेली क्लासेस होंगी। फोकस कीजिए क्लास में, मैं बहुत अच्छे से मूड में हूं पढ़ाने के। डिस्कशन होगा डेली। ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर को किया था हमने शायद, एक बार चेक कर लूंगी मैं, अगर हो सकता है आपके बैच में ना हुआ हो। हम्म ठीक है। यार 6 से 7 पाउंड वेट इज नॉर्मल, है ना। एक आध पाउंड इधर उधर होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल क्लास में आज क्लास नहीं है, स्पेशल बैच में है भाई क्लास, सभी बैचेस में क्लास चल रही है। देखिए सेम ही, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया भाई। चलिए, लास्ट टॉपिक बोबोडॉल था, उसके अलावा जेरोम ब्रूनर एक दिन हमने किया है। अगर किसी बैच में नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से करा दूंगी। ठीक। हाँ, पढ़ाई पे फोकस करो। कोविड बेशक है लेकिन अब पढ़ाई पे अभी फोकस होगा तभी तो एग्जाम टाइम पे परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक। गैने का सीखने का पदानुक्रम यानी गैनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैने ने बेसिकली क्या दिया? एक हायरार्की दी। हायरार्की कैसी होती है? सीढ़ी नुमा आकृति होती है जो सरल से जटिल की ओर होती चली जाती है समय के साथ। मतलब जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ये डिफिकल्ट होती जाती है, इजी टू डिफिकल्ट। तो सीखने के इन्होंने कुछ चरण दिए, पदानुक्रम दिए, कुछ टाइप्स दिए। कितने टाइप्स दिए? 8 टाइप्स दिए, 8 टाइप्स दिए। ठीक है दीप्ति, 8 टाइप्स दिए। देखते हैं। इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है, जिसको कंडीशंस ऑफ लर्निंग कहते हैं। कंडीशंस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की शर्तें कह लीजिए आप, है ना। कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में लिखी थी इन्होंने, 1965 के अंदर। ठीक। रॉबर्ट मिल गैने कहते हैं इनको, रॉबर्ट मिल गैने। लो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कई लोग परेशान रहते हैं। ठीक। सिंगल मात्रा भी लगा देते हैं। ठीक है बात।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो रॉबर्ट गैने, जो अब दुनिया में तो नहीं है, 1916 से 2002 तक, इनको इंस्ट्रक्शनल जो फील्ड है, इंस्ट्रक्शन अनुदेशन का जनक भी कहा जाता है एक तरीके से, बट वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, इनकी जो थियरी है ये व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म प्लस कॉग्निटिविज्म, यानी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को मिलाकर के बनाई गई है, ये कह सकते हैं हम। इसमें व्यवहारवादी बहुत सारे जो थियरिस्ट हैं, जैसे पैवलव हैं, स्किनर हैं, है ना, और ये थॉर्नडाइक हैं, इसके अलावा आपका जो कोफका और वर्टहाइमर जो गेस्टाल्टवाद में हमने पढ़े हैं, मतलब इस थियरी में या इस लर्निंग के हायरार्की में बहुत सारे लोगों से प्रेरणा ली गई है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों को ध्यान में रख करके ये थियरी बनाई गई है। ठीक है बात, यूट्यूब पर भी आज से शुरू हो जाएंगे। देखिए निहारिका, अपना इंटरनेट चेक कीजिए। वाईफाई यूज करता हूँ जबकि। अच्छा, वाह वाह, चल बहुत बढ़िया। हाँ, भी बेहतर हूँ मैं। बहुत बढ़िया राहुल, क्लियर है इतनी बात? हमने अभी तक बात क्या की है कि रॉबर्ट एम गैने ने ये जो हायरार्की यानी पदानुक्रम दिए हैं सीखने के, इसमें व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद। व्यवहारवाद क्या है? ओवर्ट बिहेवियर, एक्टिविटी या कुछ बिहेवियर में कुछ दिखे। संज्ञानवाद क्या है? आपकी मानसिक क्षमताएं, आपकी सोचने की यानी थिंकिंग की, आपकी तर्क करने की क्षमता, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, मेमोरी, है ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई है। ठीक वंशिका, दीपिका, क्लियर है बात? तो व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद को साथ में लेकर के थियरी बनाई गई है। इसमें कुछ स्टेप्स में पैवलव से इंस्पायर्ड है, कहीं थॉर्नडाइक का जिक्र है ना, तो ये स्टेप्स पे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। अच्छा, इनकी बुक का नाम जरूर लिख लेना, पूछ लिया जाता है। बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग यानी सीखने की शर्तें, मान लीजिए आप, है ना। कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में आई। वैसे बुक का नाम तो बुक का नाम ही रहेगा, ये तो हम जबरदस्ती हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, नहीं तो बुक का नाम तो वही रहना चाहिए जो है। ठीक है बात? प्रीति सिंह, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, बहुत बढ़िया। निहारिका, एक बार डिस्कस कर लेंगे। यूट्यूब पर क्लास का टाइम 9:30 रात को। रॉबर्ट मिल गैने कंडीशंस ऑफ लर्निंग नाम की बुक है। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा एक सिस्टम दे दिया, क्लासिफाई, वर्गीकरण का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को, यानी अधिगम को, लर्निंग को बताना इतना आसान नहीं है। इंटरनल बातें हैं बहुत सारी, इसमें कुछ बाहरी बातें भी हैं, एक्सटर्नल चीजें भी है, बट ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इन्होंने क्लासिफाई कर दिया लेवल्स में लर्निंग के, या टाइप्स में। ठीक, वर्गीकृत कर दिया। और कैसे? डिग्री कैसी रखी? फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू दी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे बढ़ाते चले गए, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चले गए। अगर हम इसको समझना चाहें तो गैने प्रपोज्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। जितना ज्यादा दिमागी चीजें इन्वॉल्व होंगी जिस लेवल में, वो उतना ही ऊपर होगा। तो मेंटल स्किल्स ज्यादा, जिसमें दिमागी मस्तिष्क का ज्यादा प्रयोग होगा, वो लेवल धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा। यानी शुरुआत हो रही है जिसमें कम दिमागी क्षमता लगे, कम मेंटल स्किल्स लगे, कम मेंटल एबिलिटी लगे, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस क्रम में इन्होंने कुछ 8 टाइप्स को लगाया। ठीक, कितने? 8 टाइप्स हैं लर्निंग के, 8 टाइप्स की बात की इन्होंने। कंडीशंस ऑफ लर्निंग में बुक का नाम क्या है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। बुक है किसकी? रॉबर्ट गैने की, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक, जिसमें 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की गई है। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की गई है, यानी सीखने के कितने प्रकार? 8 प्रकारों की, सीखने के 8 प्रकारों की बात की गई है। ठीक, जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाएगा, यानी आसान से, सरल से जटिल की ओर जाएंगे, सरल से जटिल की ओर जाएंगे। ठीक, कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। अमेरिका में एक जगह है, मैसेच्यूसेट्स बोलते हैं, आई थिंक उसको, बड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, वहां के थे ये। हाउस जोश इज हाई। करेंगे क्वेश्चन भी। देखो आज तो हम थियरी कर रहे हैं। कंडीशंस ऑफ लर्निंग यानी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, पहले चैप्टर खत्म होगा तब मिक्स क्वेश्चंस मिसलेनियस चलेंगे। एक शीट में आपको दे भी चुकी हूं लर्निंग की। ठीक जी प्रीति, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ 8 प्रकार। और 8 प्रकार कैसे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसे बताया? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये 8 प्रकार जो हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जटिलता का लेवल बढ़ता चला जाएगा, यानी सरल से जटिल की ओर। ये जो 8 प्रकार हैं, ये सरल से जटिल की ओर, और एक से दूसरे प्रकार पे आप बढ़ नहीं सकते। सेम ईयर मद्रिका, जब तक आप पहले प्रकार को मास्टर नहीं कर लेंगे तब तक आप दूसरे प्रकार पे नहीं सीख पाएंगे। पहली चीज आनी जरूरी है, 6ठी में पास होना जरूरी है 7वीं में जाने के लिए, ऐसी सी बात है। ठीक है बात? तो हम कह सकते हैं कि पहला लेवल आना आपको जरूरी है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चलता है। ठीक, क्लियर बात है? जी प्रीति, अभी तबियत बेहतर है, आप लोग परेशान ना हुई है, आप 3 बजे डेली मिल रहे हैं। देखिए इतनी बात क्लियर है? धीरज, कौन सा बैच है आपका? आई अंडरस्टैंड गुलशन, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया और क्लासेस की छुट्टी होगी, बट अब एकदम डेली टाइम पे क्लास चलेंगी, है ना। कोरोना जैसा ही कुछ हो गया था, या पता नहीं कोरोना ही हो गया था, टेस्ट तो नहीं करा पाई हूँ, बट टाइम लग गया। देखो एक बार, इतनी बात सभी को क्लियर है कि इन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया लर्निंग या टाइप्स ऑफ लर्निंग को वर्गीकृत करने का, क्लासिफाई करने का, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। 1965 में इनकी बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने इस थियरी की बात की है, इन टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, अब ये 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है, कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है। तो आपको इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि टाइप्स कितने हैं? 8।
जिसमें जो शुरुआती 4 हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट पे हैं, यानी व्यवहारवाद पे ज्यादा बेस्ड हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट। ऊपर के 4 थोड़े हायर लेवल हैं जिनको कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी संज्ञान, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका लर्निंग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, जटिल होती जाएंगी चीजें। शुरुआत में आसान होती है, धीरे धीरे मुश्किल होती चली जाती हैं। ठीक है, फिर तो धीरज मिल गई होगी भाई। अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लोएस्ट लेवल है समस्या समाधान, जिसको कहेंगे लोएस्ट लेवल है सिग्नल लर्निंग यानी संकेत अधिगम। हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगे चलते हैं, देखिए समझिए इसको और अच्छे समझ सकते हो हिंदी इंग्लिश में। ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, लो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लेके चलते हैं। ठीक, इसमें क्या है, अधिगम जटिलता में वृद्धि कैसे हो रहा है, अधिगम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। सिंपल बात है, कैसे जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक लेवल, एक सीढ़ी पे चढ़ना जरूरी है, एक लेवल की बात आनी जरूरी है, तभी दूसरे लेवल पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है मोनिका, कोई बात नहीं। ठीक, इतनी बात हम सभी को क्लियर है। उच्चतम स्तर कौन सा है, तो उच्चतम स्तर है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा अपडेटेड, तो ये हेल्प करेगा आपको। ठीक, तो समस्या समाधान शुरुआत के 4 जो हैं वो व्यवहारवाद से ज्यादा जुड़े हुए हैं या व्यवहार पक्ष से, बिहेवियर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। बाकी के 4 जो हैं वो संज्ञान से, आपके दिमाग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है बात, आपके दिमाग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। बाकी के 4, शुरू के 4 आपके व्यवहार से ज्यादा जुड़े हुए हैं। समझ लेते हैं क्या कहानी है, एक एक करके समझेंगे। आपको दिख रहे हैं ये कुछ 8 प्रकार, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? क्लास को कितनी देर हो गई, हो गए 20 मिनट के आसपास शुरू हुए। ठीक, देखिए पहला लेवल है इसमें, यहां देख पा रहे हो? इसका वैसे बहुत आसान तरीका मैं बता भी दूंगी, याद कैसे करोगे। देखना एक बार, मुझे लग रहा है इन्होंने एक आध कुछ मिस कर दिया ये ड्रॉ करने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ऊपर वाला ही देखेंगे, इन्होंने कर दिया गड़बड़, इसका आगे पीछे कर दिया ये, कोई बात नहीं, इसको ठीक करा देंगे। हाँ ये सारे याद करने पड़ेंगे, बट आसान है, देखो मैं बता भी देती हूँ कैसे याद करने हैं, बहुत आसान है, सिंपल है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो, अभी याद हो जाएंगे, लो 1 ही मिनट लगेगी। याद एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना कि शुरू में और लास्ट में क्या है। 8वां कभी कभी हाईएस्ट पूछ लेता है और कभी लोएस्ट पूछ लेता है ना। तो और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आपका बिहेवियर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं बताना चाहूं यहाँ, ये देख लो क्या हो गया। देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे। एसएससी सबने सुना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी वीएम सीआरपी, ये उल्टा हो गया है। ठीक, मैं इसका बहुत ही आसान, एसएससी वी डीसीपीपी, ये बनाया था मैंने इसका, डीसीपीपी। ठीक, हाँ बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई, ऐसा डायग्राम बना लेना, नहीं तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसी को प्रिंट लेकर के इसी पे कुछ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एसएससी वी डीसीपीपी, ये 4 चीजें हैं, मतलब 4 और 4 8 हो गए, टाइप्स आपके 8 हैं। ठीक से चल रहा है ना सेशन? हाँ देखो, तो ये एसएससी वी डीसीपीपी है क्या, एस फॉर सिग्नल लर्निंग, फिर दूसरे एस से स्टिमुलस, तीसरे से ट्रेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन, देन डी से डिस्क्रिमिनेशन है, मल्टीपल लिखा हुआ है लेकिन आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन याद रखेंगे, डी से डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, सी फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर है रूल लर्निंग या सिद्धांत भी कह देते हैं, प्रिंसिपल लर्निंग भी कह देते हैं इसको। ठीक, रूल को प्रिंसिपल भी कह सकते हो, और फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, तो ये डीसी एसएससी वी डीसीपीपी से याद रख सकते हो। दिक्कत हो रही है कोई इस बात को समझने में? देखो मैं एक बार बता ही देती हूँ सारे, देखो समझो, भूल जाओ इसको, कुछ लिखा है देखो, यहां से देख पा रहे हो ना, बिल्कुल देखो, एसएससी वी सिंपल है, 8 चीजें हैं इसमें, एसएससी वी, फिर डीसीपीपी। ठीक, याद रखने का तरीका, बाकी सबका तरीका अलग हो सकता है। ठीक, पहला एस है सिग्नल लर्निंग यानी संकेत अधिगम, ये आप ऐसे लिखते जाइएगा, संकेत अधिगम। दूसरा एस है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यानी अनुकूलन अनुक्रिया, समथिंग लाइक दैट, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक, एसएससी वी डीसीपीपी याद हो गया ना, याद ही रहेगा, भूलोगे नहीं। फिर है, बस इसमें ये देख लेना मैं किसकी फुल फॉर्म क्या बता रही हूँ, क्योंकि कई बार इनके नाम में हल्का सा अंतर आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है, आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन याद रखो। ठीक, ऐसा यानी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सिग्नल लर्निंग, देन आपका कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, यहाँ ट्रेनिंग आएगा भाई, कॉन्सेप्ट तो आगे की बात है। ट्रेनिंग यानी श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम। फिर है वी वर्बल चेनिंग या वर्बल एसोसिएशन कहते हैं इसको, मौखिक सहचर्य कहेंगे, मौखिक सहचर्य। ठीक, फिर है डी डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन कहेंगे इसको, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन या बहु विभेदन भी कह देते हैं। ठीक, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। सी फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, पहले वाले में ट्रेनिंग है, श्रृंखला, पहले श्रृंखला बनेगी फिर कॉन्सेप्ट बनेगा, ऐसे दिमाग में याद रखना। फिर है प्रिंसिपल लर्निंग या रूल लर्निंग कह देते हैं इसको, प्रिंसिपल लर्निंग या
रूल लर्निंग या सिद्धांत अधिगम कह देते हैं। फिर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, हाईएस्ट लेवल है ये, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, हाईएस्ट लेवल है। ये जो शुरुआत के 4 हैं ये बिहेवियर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी व्यवहार से, व्यवहार के पक्ष से ज्यादा जुड़े हुए हैं। बाकी के जो ये 4 हैं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल हैं और ये संज्ञान से या कॉग्निटिव एस्पेक्ट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी संज्ञान जिसमें आपका दिमाग ज्यादा इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे आपका व्यवहार ज्यादा इन्वॉल्व होगा। ये बात क्लियर है या नहीं? हाँ, आप किसी मीटिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे दीपिका, आप घर से निकलना ही नहीं है ना? मतलब घर से निकलूं भी तो एटलीस्ट निकले हुए भी कई दिन हो गए वैसे अब तो। देखिए एक बार, बिहेवियर यानी SSCV DCPP, ये बात याद हो गई सबको या नहीं हुई? मुझे बता दो, एक भी इंसान ऐसा है जिसको ये 8 टाइप्स अभी भी याद ना हुए हो? जिसको ये 8 टाइप्स याद ना हुए हो? अभी समझेंगे इनको, बताओ एक बार। नमस्कार कुलबीर, आंसर करो, ये 8 टाइप्स याद हुए कि नहीं हुए? देखो पहले दिमाग में बिठाओ, ये चीज दिमाग में बिठाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बताओ ये याद हुए कि नहीं हुए? कमेंट्स करो फटाफट से। डिस्क्रिमिनेशन की हिंदी होती है विभेदन। विभेदन अभी दिखाऊंगी मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। हो गया ना नैना? धन्यवाद। देखो एक बार, बहुत बढ़िया। रूल लर्निंग को प्रिंसिपल लर्निंग कह सकते हैं, दोनों नाम से जान सकते हैं। रूल का मतलब सिद्धांत होता है, उसको आप हिंदी में इंग्लिश में प्रिंसिपल कह लीजिए। तबियत एकदम ठीक है, सब बढ़िया है। बेशक रोज क्लास ना ले पाओ बट हेल्थ अपडेट कर दिया करो। अब डेली क्लास चलेगी, आंचल मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और ध्यान भी रखूंगी अपना। साइकिल ले लीजिए, एक्सरसाइज वाली। हाँ सही कह रहे हो पलक, ले लेंगे। अब बाहर नहीं जाएंगे प्रिया, बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो ये बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? पेपर क्लियर कराना है आप लोगों का। पेडागोजी स्पेशल 2 में भी ब्रूनर नहीं हुए हैं, बाकी बैचेस में हो गए हैं, वो मैं करा दूंगी। ठीक है यार, लक्षण तो कोरोना जैसे ही थे, बाकी पता नहीं, मुझे लगता है माइल्ड सिम्टम्स रहे होंगे। क्लियर? वैक्सीनेशन करा लेंगे। चलो अभी तो नहीं लग रहा 2-3 महीने कोई एग्जाम होने वाला है, बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है देश। चलिए SSCV DCPP, DCP आप जानते हो, SSC आप जानते हो, तो SSC के साथ V जोड़ लो और DCP के साथ एक और P जोड़ लो, बात खत्म है ना? बात ही खत्म। हाँ बुखार रहा 4-5 दिन कम से कम, फिर टेस्ट और स्मेल भी चले गए, सर में दर्द, बट दवाई नहीं खाई मैंने एक भी, मतलब मल्टीविटामिन को छोड़ के, या उसको क्या कहते हैं, इसको विटामिन C को छोड़ के, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं था, झेलने लायक था। कोरोनल भी ली काफ़ी बार। देखो S फॉर सिग्नल लर्निंग, SR उद्दीपक अनुक्रिया, वो इम्यूनिटी ठीक है तो चल गया, काम बच गए। C फॉर ट्रेनिंग यानी श्रृंखला, वर्बल एसोसिएशन, हाँ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है, वो तो मैं बीमार अपनी हरकतों से होती रहती हूँ, कभी कभी वीकनेस ही होती है उसमें भी। फिर आपको डर लगने लगा था क्या? डर नहीं लगा यार मुझे दीपिका, डर नहीं लगता, काढ़ा भी ले लिया, डर लगता ही नहीं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोफिया, इतनी बात क्लियर है। सिग्नल लर्निंग, SR लर्निंग, अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से, आ जाओ, बहुत बातें कर ली आपने। देखो अगर बात की जाए सिग्नल लर्निंग की, सिग्नल का मतलब है सिंपल संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या है? ये पैवलोव से इंस्पायर्ड है कि कोई सिग्नल होगा, जैसे घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, तो सिग्नल को देख करके क्या करा दी? लर्निंग करा दी, ये है सिग्नल लर्निंग। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, इनको एक एक करके आठों के आठों को फटाफट समझ लेंगे। वैसे इनके नाम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या कर लें। सिग्नल लर्निंग ये शुरुआत के 4, सबसे लोएस्ट लेवल है संकेत अधिगम सिग्नल, हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। शुरुआत के 4 बिहेवियर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ऊपर के 4 कॉग्निशन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये बेसिक बातें हैं, इसके बारे में तो पता होनी चाहिए। ठीक ठीक नहीं शिवम, जीवन अच्छा होता है, परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, ऐसे नहीं सोचते। और कोरोना की रिकवरी रेट बहुत है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा परेशानी मत लो। ठीक, जिन लोगों को लेकिन दिक्कतें हैं कुछ और, या इम्यूनिटी वीक है, उनको तो ये दुखी करके रख देता है। देखिए सिग्नल लर्निंग की अगर हम बात करें, सिग्नल लर्निंग की अगर हम बात करें, देखिए सिग्नल लर्निंग पहला है SSCV में, SSCV DCP, ये मैं इतनी बार आपको बोल बोल के याद करा दूंगी, DCPP। ठीक, इसमें सबसे पहला S है, और उस S का मतलब क्या है? उस S से तात्पर्य है सिग्नल लर्निंग से, यानी संकेत अधिगम से, यानी सिग्नल्स के माध्यम से बच्चे को सिखाना, संकेतों के माध्यम से बच्चे को सिखाना। ठीक, हाँ टेस्ट तो हो गया, ठीक है, चल अब तो स्मेल भी आती है। द इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये क्योंकि पैवलव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से इंस्पायर्ड है ना? ठीक बात है संबुल। द इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिग्नल, एक सिग्नल, एक संकेत दिया जाएगा, जैसे वहां घंटी बजाई जा रही थी पैवलव के केस में,
और ये ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरी आ जाएगा। मतलब भाई घंटी बजेगी मुंह से लार आनी स्वाभाविक है, वॉलेंटरी नहीं है, वो तो मजबूरी है, वो अपने आप आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। अगर मैं कहूं तो लार का आना, सिग्नल को देख के रिस्पॉन्स का आना, यानी प्रतिक्रिया तो आनी ही आनी है जब क्या दिखेगा, सिग्नल दिखेगा। ठीक है राहुल, वेरी गुड। ठीक है प्रीति। तो हम कह सकते हैं ये पेवलव के सिद्धांत से, पेवलव के क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमने पढ़ा था, पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं जिसको, क्लासिकल कंडीशनिंग से इंस्पायर्ड है। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई समस्या, परेशानी, दर्द, दुख बाकी हो तो बता दीजिए। हैं? हाँ जी प्रिया, आप थोड़ी सी तो लेट हो गई, बट अभी भी इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगा, है ना। मैं स्लो चल रही हूँ ताकि नई चीजें तो आसानी से समझ में आए। मस्त तबियत सिखा। देखिए, सिग्नल लर्निंग यानी संकेत अधिगम, द इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशनड रिस्पांस टू अ गिवन सिग्नल। जो भी एक संकेत दिया जाएगा, है ना, रेड लाइट देखी संकेत है, जैसे ग्रीन होगी अपने आप भाग लोगे, क्या है, एक सिग्नल को देख करके ऑटोमेटिकली आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। दिस इज सिग्नल लर्निंग, दिस इज संकेत अधिगम। और ये किससे प्रभावित है? पेवलव के क्लासिकल कंडीशनिंग से प्रभावित है, पेवलव के शास्त्रीय अनुबंधन से प्रभावित है। ठीक, बिल्कुल मिलेगी धीरज, क्लियर है बात? कुछ चैप्टर्स की मिलेगी, रेगुलर क्लासेस हैं, बिल्कुल डेली 3 बजे तैयार रहिए। इतनी बात सभी को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे सेकंड टाइप पे। अभी उस एसएससी का दूसरा एस आ गया, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, यानी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि एसआर बॉन्ड किसने दिया है? एसआर बॉन्ड दिया है थॉर्नडाइक ने। तो ये किससे प्रभावित होंगे? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर था ना, यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक की थ्योरी से ये प्रभावित है, थॉर्नडाइक एंड स्किनर एज वेल, कि जो सही रिस्पॉन्स होगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक, तो थॉर्नडाइक एंड स्किनर दोनों से आप याद रख सकते हो। फर्स्ट टाइम लाइव हूं, सुनील कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। उद्दीपक अनुक्रिया में होता क्या है आखिर? देखिए एक बार, सेम नहीं हुआ ये। वहां एक सिग्नल होगा और आप इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब सिग्नल लर्निंग में क्या था, पेवलोव में क्या था, आपकी घंटी बजी मुंह से लार आना स्वाभाविक है, आपसे कंट्रोल नहीं होगी, सिग्नल एक ही है, क्या, घंटी। ठीक, बैल बजी भाग लिए। ठीक, अब यहां पे क्या है, यहां पे है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक भी होगा और तब उद्दीपक को देख करके रिस्पॉन्स जागेगा। देखो, द इंडिविजुअल मेक्स रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, कोई एक विशिष्ट उद्दीपक होगा, ठीक है, और फिर उसके बदले सही रिस्पॉन्स, सही अनुक्रिया आएगी, तब रिवॉर्ड भी मिलेगा। तब क्या मिलेगा? रिवॉर्ड भी मिलेगा। बिल्ली क्या है, फिश को देख करके, जो थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, बंद थी बॉक्स में, वो प्रतिक्रिया दे रही है स्टिमुलस को देख करके, ठीक, और रिस्पॉन्स कर रही है। जब सही रिस्पॉन्स हो जाएगा, लीवर प्रेस हो जाएगा, वो क्या होगा, होगा फ्रॉइड भी अंकित, तब क्या होगा, जैसे लीवर प्रेस होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या है? खाना। ठीक, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, सही स्टिमुलस सही रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस रखा है, रिस्पॉन्स अगर सही आएगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, डोर ओपन होगा, ठीक, एक प्राइज मिलेगा। ये थॉर्नडाइक और स्किनर की बात है कि सही रिवॉर्ड, सही एक्शन को रिवॉर्ड करना, ठीक, सही एक्शन को रिवॉर्ड करना। कब की बात करो सुरभि? तो ये थॉर्नडाइक और स्किनर से प्रभावित है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ करके एक सही बॉन्ड बने और आप सही रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर है चेनिंग, श्रृंखला अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट। चेनिंग, ये चेनिंग प्रभावित है किसके? स्किनर के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से। मैंने बताया था एक चीज स्किनर के टाइम पे कि इन्होंने क्या दिया है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दी है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दी है इन्होंने। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? बेसिकली एक तरह का अनुदेशन है जिसमें प्रोग्रामिंग जैसी बात होती है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, बच्चा अपने आप इन्वॉल्व होता है। ठीक जी प्रीति, तो चेनिंग यानी श्रृंखला अधिगम, टू और मोर प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शंस आर लिंक्ड टुगेदर। वहां पे क्या था, एक स्टिमुलस एक रिस्पांस, एक स्टिमुलस एक रिस्पांस, और सही रिस्पांस तो रिवॉर्ड। यहां क्या होगा, दो या दो से अधिक स्टिमुलस रिस्पांस के कनेक्शन को एक साथ जोड़ा जाएगा, श्रृंखला बनाई जाएगी। ठीक है, बच्चा स्कूल से आता है, क्वेश्चन भी आता है, बच्चा स्कूल से आता है, अपने कोट को सीधे गेट खोलेगा, बैग रखेगा और अपना जो ब्लेजर उसने पहना है उसको खूंटी पे टांग के आएगा। ये जो स्टेप्स हैं इतने सारे, जिसमें स्टिमुलस हैं, मल्टीपल रिस्पांस हैं, ये इन्वॉल्व है, इसी को चेनिंग कह रहे हैं। किसी भी व्यवहार को ठीक कराने के लिए, कोई आदत डलवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेनिंग। ठीक, कि आपने स्टेप्स बना दिए कि भाई खाना खाने बैठोगे ना तो पहले क्या करोगे, हाथ धोगे, हाथ पोंछोगे, फिर उसके बाद प्लेट लेके आओगे, बैठोगे टेबल पे सीधे, है ना। अगर भोजन मंत्र करते हैं तो बहुत बढ़िया भोजन मंत्र करोगे। ठीक, ये क्या चेनिंग बन गई, कई सारे स्टिमुलस और रिस्पांस को एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक, तो इसको हैप्पी टू सी यू अगेन, धन्यवाद नीरू। तो हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्कूल से आकर के, और क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन पहले से मिला हुआ है कि क्या करेगा, वो कोट को खूंटी पर ही टांगेगा, और वो गेट खोलता है, कई स्टेप करता है और खूंटी पर टांग देता है किसको, अपने कोट को। क्या है, चेनिंग है, जिसमें कई स्टेप्स क्या है, इन्वॉल्व होंगे किसी काम को पूरा कंप्लीट करने में। तो कोई आदत बनवानी हो, छुड़वानी हो, ये हेल्प करती है। तो चेनिंग यानी श्रृंखला अधिगम, टू और मोर प्रीवियसली लर्न, जो पहले एक एक करके सीखे होंगे उनको एक साथ लाया जाएगा। करा देंगे मोहम्मद, टेंशन क्यों लेते हो, अभी पढ़ो तो सही, पूरा बैच एक बार खत्म हो जाए फिर शिकायत बताना। ठीक, स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शंस आर लिंक्ड टुगेदर। सेम हियर दीक्षा, सेम हियर, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया सोनम। इतनी बात क्लियर है चेनिंग की, श्रृंखला अधिगम की, क्लियर?
किससे प्रभावित है ये? स्किनर से, उनके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से कि स्टेप बाय स्टेप बच्चा खुद करे चीजें और सही रिवॉर्ड भी गेन करे। ये है ट्रेनिंग। इस पे आपको थियरी लिखने को नहीं आएगी, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जरूरी नहीं आपने ये रटे हुए हो सारे, बस नाम आपको जरूर पता हो और लेवल कौन सा किसका कहाँ है ये जरूर पता हो, इनका सीक्वेंस पता हो। वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक अधिगम। सुरभि मैं जल्दी बता दूंगी, पेडागोजी स्पेशल बैच का तो हो जाना चाहिए जून में, अभी बाकियों का तो लंबा चलेगा, उससे पहले खत्म हो जाएंगे आपके जो नॉर्मल बैचेस हैं, रीड के ये सारे, है ना। देखिए सिमरन ऐप में जाके कर लो, वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक अधिगम। चेन्स दैट आर वर्बल, फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्स इट बाय इट्स प्रॉपर नेम। अब देखो ये भी ना एक तरह से ट्रेनिंग का ही प्रकार है, ठीक, बहुत बड़ा नूर। ये क्या है? एक तरह से ट्रेनिंग का ही प्रकार है। ट्रेनिंग यानी श्रृंखला अधिगम, जब आप एक सीक्वेंस में चीजें सीख रहे हो। मैंने कहा बच्चा आया, कोट उठाया, उतारा, हाथ धोए, ये करा और खूंटी पे टांग दिया, ये क्या है? ट्रेनिंग है। लेकिन इसमें मैंने ये नहीं कहा कि वो बोल भी रहा होगा, तो उसमें वो बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, एक्शन हो सकता है मोटर, और वर्बल एक्शन भी हो सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग का ही एक तरह से प्रकार है वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक अधिगम। कैसे? मौखिक साहचर्य भी कह सकते हो आप इसको, अधिगम की जगह काट करके कर लीजिएगा साहचर्य। इसीलिए लाइव क्लास लेना जरूरी है, सिर्फ नोट्स मत पढ़ा करो, ठीक। अधिगम साहचर्य, और सेम हियर है ना जी। शांत बिल्कुल डेली मिलेंगे भाई। देखिए वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक साहचर्य, ये ट्रेनिंग का एक ऐसा प्रकार है जहां पे मौखिक शब्द भी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो चेन्स दैट आर वर्बल, फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्स इट बाय इट्स प्रॉपर नेम। भाई ये पेन देखा बच्चे ने और पेन को देख करके पहचाना और कहा अरे ये तो पेन है, ये क्या है? ये वर्बल चेनिंग है, ये वर्बल चेनिंग है। रोहित एक बार ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, करियर वेल टीम को कॉल करके बताइए कि ऐसे ऐसे समस्या हो गई है, कोर्स लिया था, दिक्कत हो रही है, ठीक। तो कह सकते हैं कि पेन को देख करके आपने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया, ये और बोला मुंह से पेन। डेली मिलेगी अविनाश, ये क्लास डेली मिलेगी, बिल्कुल 3 बजे से बिल्कुल डेली है ये क्लास आपकी। बाकी बैचेस का टाइम बदल सकता है, पेडागोजी स्पेशल के 2 बैच चल रहे हैं, उसके लिए भी और पेडागोजी 2 के लिए भी फिक्स है टाइम 3 बजे का। बाकी बैचेस का टाइम बदलेगा, उसमें टाइम लगेगा, अभी 3 बजे ही लीजिए जब तक ये लर्निंग का चैप्टर खत्म नहीं होता, ठीक। तो देख करके आप पहचान पाए। सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे अभी के लिए तो, क्योंकि थोड़ा रिकवरी होने दो, और लगा मुझे कि थोड़ा सा बाद में 1-2 हफ्ते बाद खींचना हुआ तो कर देंगे सैटरडे एटलीस्ट। हाँ क्लियर है बात दीपिका, धन्यवाद। देखिए अगर हम बात करें तो वर्बल चेनिंग में एक चीज है कि आप किसी चीज को पहचानते हैं और उसे बोलते हैं मुंह से, ठीक। अपर्णा आप वर्बलाइज करेंगे, मौखिक रूप से उसका उच्चारण करेंगे। जैसे बॉल को देख के रेड बॉल को देख के रेड बॉल कहा बच्चे ने, और इट फाइंड्स अ हिंदी और फ्रेंच इक्विवेलेंट। अच्छा इसको हिंदी में क्या कहते होंगे? पेन को, पेन को कलम कहते हैं मान लीजिए, है ना। उर्दू में क्या कहते होंगे? तो जो भी कहते होंगे, आई थिंक कलम तो उर्दू का ही वर्ड है, हिंदी का तो कुछ और वर्ड होगा, है ना। तो ये क्या है? आपने वर्बल चेनिंग सीख ली, वर्बल एसोसिएशन सीख लिया, शब्दों से जोड़ करके सीख लिया आपने बोलना, उसको वर्बलाइज करना। उसमें क्या था? उसमें मोटर ट्रेनिंग भी हो सकती थी, उसमें जो इससे पहले वाला ट्रेनिंग था उसमें एक्शंस वाइज भी ट्रेनिंग हो सकती थी, स्टेप बाय स्टेप, और यहां शब्दों की बात हुई है, लेखनी कहेंगे, बिल्कुल ठीक है प्रीति। आगे बढ़े, फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन यानी बहुविभेद अधिगम। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन देखिए एक बार, लेखनी कहते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं तो ये शुरुआत के 4 कम कॉम्प्लेक्स थे, बाद के 4 से। एक्चुअली फीवर तो सभी को हो गया है, मम्मी की वो भी फीवर है, दी तो ठीक हो गया। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन बहुविभेद अधिगम, क्या सीन है इसमें? द लर्नर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश करना सीख गया, वो अंतर करना सीख गया किसके बीच में? मोटर यानी गत्यात्मक फिजिकल एक्टिविटीज और वर्बल चेन्स विच शी और ही हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड। इससे पहले स्टेज में क्या सीखा था? इससे पहली स्टेज में, हाँ कर लेंगे कोरोना पे बात, हाँ ध्यान रखेंगे मम्मी का। देखिए इससे पहली स्टेज में हमने क्या सीखा था? इससे पहली स्टेज में हमने बात की थी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में क्या होता था? वर्बल या मोटर में से कोई एक चीज आपने स्टेप बाय स्टेप सीख ली स्टेप्स में। ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ था? ट्रेनिंग के बाद आपका हुआ था वर्बल एसोसिएशन, यानी आप मौखिक रूप से फोकस कर रहे हैं किस पे? वर्बल यानी वर्ड्स पे। अब जब आपने स्टेप्स भी सीख लिए, फिजिकल या मोटर एक्शंस करना सीख लिया और वर्बल एक्शंस भी सीख लिए, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहां, तो अब दोनों को क्या करने का टाइम आ गया? डिस्क्रिमिनेट करने का टाइम आ गया। बच्चों को समझ आ जाएगा मुझे कहां कौन सी चीज बोल के बतानी है और कहां पे मैं फिजिकल एक्शन की जरूरत है, ठीक। आगे बढ़े, लास्ट में बात कर लेंगे कोरोना पे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो मल्टीपल जो स्टिमुलस है उनको वो क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, अब आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कोई भी कॉन्सेप्ट बनता कैसे? आपके जो सेंसेस हैं उनसे एक परसेप्शन क्रिएट होता है आपके दिमाग में, और उस परसेप्शन से आपके दिमाग में क्रिएट होती है कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के बेसिस पे हम दिमाग में अलग अलग कैटेगरी बन जाती है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है बात, समझते हैं क्या सीन है। कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यधिगम, अ कॉमन रिस्पॉन्स टू अ क्लास ऑफ स्टिमुलाई, मतलब एक तरह की चीजों के लिए आपका कॉमन रिस्पॉन्स बन गया। ये पेन है, ये भी पेन है और ये भी पेन है, ये मेरा पेन का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, एक तरह की चीजों के जिनका काम है लिखना, कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, इंक अलग हो सकती है, बट ये क्या है, ये सब पेन के कॉन्सेप्ट में है आपके, इसकी विशेषताओं के बेसिस पे। ठीक, चाहे ये पतला मार्कर हो, ये पेन हो, या ये आपका ये डिजिटल पेन हो, ठीक, ये एक हाईलाइटर हो, बट क्या है, ये पेन की कैटेगरी में है, यानी पेन के कॉन्सेप्ट के अंदर है। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी हो जाएगा अरुण। ठीक, तो हम कह सकते हैं कॉमन रिस्पॉन्स सभी उद्दीपकों की पूरी कैटेगरी के लिए। ठीक, कैटेगरी बन गई, कैटेगरी के बेसिस पे आपने उसकी विशेषताओं को पहचाना और एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया दिमाग में। ठीक, तो लर्निंग का कॉन्सेप्ट, द लर्नर रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई बाय आइडेंटिफाइंग इट्स एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो स्टिमुलस को या स्टिमुलाई उद्दीपक के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी विशेषताओं को देख के, उसकी शेप को, उसके कलर को, उसके साइज को, उसकी विशेषता क्या है, इस चीज को। ठीक, ये बात क्लियर है? दिलीप प्रशांत अभी बात करेंगे कोरोना में कितने दिन में स्मेल आई है ना, उस पर बात करेंगे। यहाँ आ जाओ अभी। तो कैटेगरी के बेसिस पे या विशेषताओं के बेसिस पे आपने बना लिया दिमाग में कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जब बनेगा तो आप किसी चीज को पहचान पाएंगे उसकी विशेषताओं, उसकी कैटेगरी के बेसिस पे। यह है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी अब बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक, कोई कविता हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई नेचर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब है रूल लर्निंग, जिसको प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से मैंने आपको याद कराया है, SSC V DCPP। तो इस पी में ये पहला पी है, जिसको प्रिंसिपल लर्निंग या रूल लर्निंग भी कह सकते हैं। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में है कि आप मल्टीपल स्टिमुलस को क्या कर पाओ, डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, विभेद कर पाओ मोटर एक्शंस और वर्बल एक्शंस के बीच में। ठीक, रूल लर्निंग यानी सिद्धांत अधिगम। अब रूल लर्निंग क्या है, एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या कई एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके एक रूल बन सकता है। भाई पानी उबलना एक कॉन्सेप्ट है, पानी, ध्यान रखिए चंद्रा जी, पानी उबलना एक कॉन्सेप्ट है, 100 डिग्रीज एक कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक रूल बना दिया गया कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी उबलेगा। ये क्या है, दो कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक रूल बना दिया। जब कई कॉन्सेप्ट को जोड़ करके हम एक रूल पे पहुंच जाएं, एक सिद्धांत पे पहुंच जाएं कि ये चीजें ऐसे ही होती हैं। ठीक, देखिए रूल लर्निंग यानी इन लर्निंग अ रूल वी रिलेट टू और मोर कॉन्सेप्ट, दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट्स को हम जोड़ते हैं किसी भी रूल को सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल, एट 100 डिग्री वाटर विल बॉइल, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर यदि होगा तो पानी उबलेगा। यहाँ टेम्परेचर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, पानी का उबलना अपने आप में, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है ना। बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर दोनों को जोड़ करके एक रूल बना दिया कि 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पानी उबल जाएगा। ये क्या है, टाइम लगेगा विभूति जी, ये क्या है आपका, और विटामिन सी, जिंक, इन सब चीजों की कमी मत होने दीजिए। क्लियर है बात? ये अलग अलग कॉन्सेप्ट इस थियरी में जुड़ते हैं और अलग अलग तरीके से टीचर अप्लाई कर सकता है। पहले सिग्नल को देख करके आप सिखा सकते हो बच्चे को, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करोगे उसको, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे लाओगे, उसने पहचान लिया कि ये एप्पल है या ये एस है, इससे ये वर्ड बनता है, तो आप उसको रिवॉर्ड कर सकते हो जब वो सही रिस्पॉन्ड देगा तो। ठीक है, फिर चेनिंग, कई सारी चीजें एक साथ जोड़ दी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या कोई भी उसकी आदत जोड़ दी, उससे स्टेप्स जोड़ दिए किसी गेम के, वो चेनिंग में ही तो आ गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो गया, वर्बल एसोसिएशन। अब वो बता भी पाएगा, समझा भी पाएगा उन एक्शंस को। आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, ये है 8th लेवल। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर है ये, इस थ्योरी का उच्चतम स्तर है, हाईएस्ट लेवल है। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन। फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन, हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर। इसमें सबसे ज्यादा बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, सबसे ज्यादा कॉग्निशन का या कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज का यहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक, संज्ञानात्मक जो क्षमता है आपकी वो सबसे ज्यादा लगेगी। क्लियर है बात? फोकस समझने पे रखो बजाय कि हिंदी और इंग्लिश के, नहीं तो हिंदी इंग्लिश करते करते पेपर आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब क्या हुआ। हाँ, डेली विटामिन सी और जिंक खा रहे हैं, बात करेंगे, पलक अभी बात करेंगे इस पे। इतनी बात क्लियर है या नहीं? प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान अधिगम। कोई प्रॉब्लम आपके सामने, लाइफ है क्या, अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आ ही रही हैं। पहले कोरोना नहीं था, अब कोरोना है, कभी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, चीजें खराब हो जाती हैं। हर एक स्टेज पे आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा है वो उतना मेंटली बेटर हम उसको कहेंगे। ठीक है बात, समझ पा रहे हो बात या नहीं? तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हाईएस्ट है यहाँ, कि कोई बच्चा है जिसको आज का कोई एक्शन करके, कोई स्टेप पे काम करके आगे की 4 स्टेप और दिख रहे हैं कि ये करूंगा तो इससे ये होगा, तो इसलिए ये ना करके ये करूं, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करूं। ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जिसमें अब तक का जितना भी सीखा था ना आपने 7 स्टेप्स में, उसका हाईएस्ट लेवल हो गया ये, जहां आप सब कुछ लगा देंगे। आप सिग्नल लर्निंग भी लगा देंगे, स्टिमुलस रिस्पांस भी लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो आप चेनिंग भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो आप वर्बल एसोसिएशन भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, मल्टीपल चीजों के बीच में विभेद करेंगे, जो काम का होगा उसको चूज कर लेंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर प्रिंसिपल रूल जितने भी सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट जितने भी सीखे होंगे, उन सबको लगा देंगे इसी एक चीज में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये उच्चतम स्तर है। हाँ, क्लासेस डेली होंगी आपकी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आप आगे क्या होने वाला है, किसी समस्या को समाधान के लिए कौन सी आप अप्रोच अपनाएंगे, सारी चीजें इसमें लग जाएंगी आपकी। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या है?
अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं एक बार उनको रिवाइज कर लो। हायरार्की ऑफ लर्निंग यानी रॉबर्ट गैने की ये थियोरी थी, पदानुक्रम था सीखने का, पदानुक्रम, जिसकी बात उन्होंने अपनी बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में की है, 1965 में लिखी गई थी। 8 प्रकार बताए हैं किसके, लर्निंग के, जो आपके सामने हैं ये लिखे हुए। ठीक, इनको आप याद रख सकते हो, SSCVDCPP। ठीक, इस रूल लर्निंग को प्रिंसिपल से याद रख लेना, आसानी हो जाएगी याद रखने में। स्टेप 7 छूट गया, कहां छूटा? रूल लर्निंग बता तो दिया कि रूल कैसे बनता है, 2 कॉन्सेप्ट या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके। ठीक, ये लर्निंग चैप्टर की चलेंगी यादव जी बस। तो पदानुक्रम यानी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अभी तो 3 बजे ही है क्लास, जब तक आपको फर्दर टाइम ना बताया जाए। सिग्नल लर्निंग यानी संकेत अधिगम, कोई एक संकेत होगा, घंटी बजेगी, कुत्ते के मुंह से लार आएगी, स्टिमुलस होगा, रिस्पॉन्स, सही रिस्पॉन्स देना। 2 बेल बजी तो मैथ्स की नोटबुक निकालनी है, ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स आपने जोड़ दिया, तो ये हुआ किससे, थॉर्नडाइक से प्रभावित था। फिर चेनिंग आ गई, कई स्टेप्स में जोड़ दिया चीजों को। वर्बल एसोसिएशन, अब आप चेनिंग का ही एक प्रकार है वर्बल एसोसिएशन, जिसमें आप वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक, फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कई सारे उद्दीपक हैं और कई सारी अनुक्रियाएं हैं, किस उद्दीपक से किस चीज को अलग करना है, पहचानना है, वो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्सेप्ट लर्निंग, चीजों की विशेषताओं के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बनाता है दिमाग। रूल कैसे बनेगा, कई कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके रूल बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाईएस्ट है, इसमें सब कुछ लगा देंगे आप और किसी भी समस्या का समाधान निकालेंगे। ठीक है समीक्षा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है भाई? आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपने सीखे हुए थे, कौन सा यूज करना है ये डिस्क्रिमिनेशन में ही तो आएगा। क्लियर है बात? अब इसमें कुछ और चीजें हैं, कोरोना को लेकर बड़े आतुर हैं आप लोग, कर लेंगे बात कोरोना पे भी। अभी कुछ और चीजें हैं, 2 और इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आप जान लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिएगा फिर से। देखिए, ये वेराइटीज कह लीजिए आप इनको, या वेरिएबल्स कह लीजिए, लर्निंग के ये चर हैं जो गैने नहीं आइडेंटिफाई किए हैं। ये कहीं आपको बताया नहीं जाता, बट पता कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। 5 हैं ये, बस आपको पता होने चाहिए। वर्बल इन्फॉर्मेशन स्किल, वर्बली आप इन्फॉर्मेशन को क्या करें, एक्वायर कर पाएं। इंटेलेक्चुअल स्किल हो, आपकी किसी भी चीज को करने की क्या क्षमता है, आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए अनुपम जी। मोटर स्किल यानी फिजिकली आप किसी काम को करने के लिए एबल हैं कि नहीं है, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो। ठीक, ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, देखो सारी चीजें पूरी तरह से कोई आपको, क्योंकि इन डेप्थ आप नहीं जा सकते, इसकी थीसिस तो हम पढ़ नहीं सकते। हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि गैने ने 8 प्रकार दिए हैं, उन 8 प्रकार की बात हुई है कंडीशंस ऑफ लर्निंग में, जिसमें लोएस्ट है सिग्नल लर्निंग यानी संकेत अधिगम, हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरुआत के 4 जो हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, बाद के 4 कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा डीप में कभी पूछा नहीं है कि सिग्नल लर्निंग क्या है या कुछ भी इस तरीके का, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बात कर लिया हमने। मोटर स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज और एटीट्यूड, एक व्यक्ति के बिलीव्स, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या मेंटल सेट है किसी चीज के प्रति। ठीक है, अभी बात करेंगे धनंजय। तो वर्बल इन्फॉर्मेशन स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल, मोटर स्किल्स, ये कुछ 5 वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं एक तरीके से, जिन पे बेस्ड है सारी कहानियां। बस ये आपको पता हो तो सही रहेगा, याद नहीं भी रखे जाएं तो मत रखना, बट एटलीस्ट पता होने चाहिए कि उन्होंने उन 8 टाइप के अलावा ये भी वेराइटीज हैं लर्निंग की या वेरिएबल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया था। अब एक टॉपिक होता है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं शंभू, देखो जरूरी नहीं है हर टॉपिक में आप बराबर की एनर्जी लगाओ, जरूरी नहीं आप इसको 7 बार ही देखो। जो मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी से जो काम के हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की चीजें बहुत भारी नहीं है। ठीक, मेन पॉइंट्स जो इस थ्योरी से जितने काम के हैं, जो जिस तरह के बन सकती हैं चीजें, उतना समझ लोगे तो इनफ हो जाएगा, अगर दिक्कत ज्यादा हो रही है तो। ठीक, व्हाट इज डी मींस, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसको मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। ठीक है सुशीला जी, टॉपिक को ऐसे कर लीजिए कि 4 दिन बाद जब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें तो चीजें हो समझ में आए, याद आए क्या पढ़ा था। कोरोना को लेकर बहुत पैनिक है सभी, पैनिक डांस पे भी बात करेंगे। टाइमिंग यही रहेगा, डेली 3 बजे का। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन, फ्लेंडर का आप क्या कहेंगे, अन्योन्य क्रिया कह लीजिए। ये एक थियरी है या एक इंटरेक्शन है जिसमें 10 स्टेप हैं। टोटल स्टेप्स कितने हैं इसमें, 10 हैं। ये मैं इसी के साथ करा देती हूँ क्योंकि ये छोटा सा बहुत मामूली सा टॉपिक है। 10 स्टेप हैं जिसमें 1 से 7 तक टीचर की टॉक है, उसके बाद बच्चे हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक, फ्लेंडर का इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन कहते हैं इसको, फ्लेंडर ने कक्षा में टीचर कैसे इंटरेक्ट करे इस पे बात की है। क्लासरूम इंटरेक्शन है फ्लेंडर का, कि टीचर और स्टूडेंट का क्या एक इंटरेक्शन होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, इसी पे बात हुई है फ्लेंडर्स इंस्ट्रक्शन में, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन में। क्लियर है प्रिया बात? हाँ, सेम क्वेश्चन इतनी बार पूछ लेते हो बट कभी भी दिक्कत नहीं होती है, मैं तो कितनी भी बार डिस्कशन कर लेती हूँ। एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि रोज होगी क्लास, रोज होगी भाई, बिल्कुल होगी। मेरी मम्मी आपको रोज पूछती थी कि तेरी मैम की तबीयत ठीक है नहीं, क्लास क्यों नहीं लग रही। बिल्कुल सही बात है आंचल, आप लोगों की ये प्रेयर्स हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाती हैं टाइम से। अभी डेली लगेगी, बता दीजिएगा, पढ़ने बैठ जाइएगा टाइम से 3 बजे से, मूवी मत देखने शुरू कर दीजिएगा। कई लोगों ने तो मूवीज देख ली होंगी 3 बजे क्लास के नाम पे, कि मम्मी क्लास ले रहे हैं। बात कर लेंगे किस दिन, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। धन्यवाद वत्सला। चलिए, बहुत बढ़िया प्रीति। देखिए क्लासरूम इंटरेक्शन में कुछ 10 स्टेप्स हैं फ्लेंडर के, ये भी पूछा हुआ है अलग अलग जगह पे। इसमें होती है 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी है इसमें? 3 कैटेगरी है, मैं बता देती हूँ आपको। 10 स्टेप्स हैं। स्टेप्स कितने हैं? 10, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है टीचर टॉक की, कि क्लासरूम में टीचर बात करेगा, एक्टिविटीज करेगा, बताएगा, सॉल्व करेगा, जो भी चीज है। एक हुई कैटेगरी टीचर टॉक की। दूसरी कैटेगरी है प्यूपिल टॉक। प्यूपिल का मतलब होता है छात्र, बच्चे। प्यूपिल टॉक तो अब बच्चे बोलेंगे 2 स्टेप में।
फिर है साइलेंस, यानी शांति रहेगी क्लास में, ये है तीसरी कैटेगरी। इसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी हैं, फर्स्ट टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक, देन आपका थर्ड साइलेंस। ठीक, ये 3 कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं प्रिया, ध्यान रखिए। देखिए, अगर मैं बात करूं टीचर टॉक की, तो टीचर टॉक होती है 1 से लेकर 7वें स्टेप तक। ये पूछा हुआ है कि टीचर टॉक किस स्टेप से किस स्टेप तक होती है, तो 1 से 7वें स्टेप तक टीचर बोलेगा। कैसे? कभी बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, उनकी फीलिंग कैसा फील कर रहे हैं, प्रेज करेगा, जहां जरूरत पड़ेगी उनको तारीफ करेगा, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करेगा, फिर क्वेश्चंस पूछेगा, फिर अपना लेक्चर देगा, फिर डायरेक्शन देगा बच्चों को सही, फिर क्रिटिसाइज करेगा या जस्टिफाई करेगा जो भी बात निकल करके आई होगी। ठीक, फिर उसके बाद आती है प्यूपिल टॉक। प्यूपिल टॉक बोले तो बच्चे बोलेंगे अब, यानी 8 और 9 स्टेप में, 8 और 9 स्टेप में, ये जो 2 स्टेप हैं 7 के बाद, उसमें बच्चे बोलते हैं, और लास्ट है साइलेंस, जिसमें शांति रखी जाती है। प्यूपिल टॉक में बच्चे अपना रिस्पांस देंगे, कोई डाउट होगा तो वो पूछेंगे, साइलेंस में शांति होगी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो 2 मिनट का साइलेंस या बीच में मौका मिलेगा। ठीक है बात, तो हम कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स हैं, टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक, साइलेंस। फिर से समझ लेना इसको, अगर दिक्कत हो तो। देखो, इसका एक और ये चार्ट है, ये मिल जाएगी आपको पीपीटी। देखिए, वर्ड्स को रटने की जगह भाव को समझने की कोशिश कीजिए। ये दिख पा रहे हो, नहीं दिख पा रहा? देखिए, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज, FIAC बोल देते हैं। टीचर टॉक 1 से 7 स्टेप तक, 1 to 7, जिसमें टीचर प्रिपेयर करेगा बच्चों को, इंट्रो होगा, एक्सेप्ट करेगा, उनको एनकरेज करेगा, प्रेज करेगा। ठीक, फिर उसके बाद टीचर के लेक्चर होंगे, ये सारी चीजें होंगी। ठीक, इसके बाद है प्यूपिल टॉक, जो सेकंड कैटेगरी है, यानी छात्र बच्चे बात करेंगे 8वें और 9वें स्टेप में, यानी 2 स्टेप बच्चों के लिए होंगे, 8 और 9। फिर 10th स्टेप है साइलेंस, यानी साइलेंस या कंफ्यूजन। भाई क्लास खत्म होती है, साइलेंस होता है, और अगर कंफ्यूजन है तो फिर बताया जाएगा। प्यूपिल्स टॉक, एक दूसरे से बच्चे बात करेंगे, इनिशिएट करेंगे टॉक को, वो खुद से इनिशिएट करेंगे, बच्चा या तो पूछेगा कुछ या आपस में डिस्कस करेगा। ठीक, क्लियर है अभी? तो टीचर टॉक, टीचर एक्सेप्ट्स पीपल्स फीलिंग्स, बच्चों की फीलिंग को एक्सेप्ट करेगा, उनको कंफर्टेबल फील होने देगा क्लासरूम में, उनको प्रेज करेगा, मोटिवेट करेगा, जो लॉ ऑफ रेडीनेस है थॉर्नडाइक का उसको लगाएगा, एक्सेप्ट करेगा, और आइडियाज यूज करेगा बच्चों के, जो उनके आइडियाज हैं उनसे प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, फिर लेक्चर दिया जाएगा, फिर डायरेक्शन दी जाएगी, कहीं अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो उस पर बात की जाएगी। तो ये है फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन। फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन में 3 ही कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी है नहीं, और बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में आपको। ये लास्ट बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए, फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन, फिर हम बात करेंगे इंटरेक्शन। देखिए, फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन में 3 कैटेगरी है और 10 स्टेप हैं 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है टीचर टॉक, यानी अध्यापक बोलेगा क्लासरूम में, अध्यापक की एक्टिविटीज होंगी स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 7 तक। ये पूछ लिया जाता है कि किस स्टेप से किस स्टेप तक। फिर स्टूडेंट टॉक या प्यूपिल टॉक, प्यूपिल टॉक वो होगी 8वें और 9वें स्टेप में, यानी अगले 2 स्टेप में बच्चे बोलेंगे, उनकी कोई क्वेरी है तो उस पर बात होगी। फिर होता है 10th स्टेप, जो कि साइलेंस या फिर कंफ्यूजन। ये है आपका लास्ट स्टेप, जो 10th स्टेप है। 3 कैटेगरीज है और 10 स्टेप है। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। शाम को होगी 9:30 बजे क्लास। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उधर होगी यूट्यूब पे, अगर कभी ना पढ़ा हो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करेंगे। वैसे आप अगर इस बैच में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वैसे भी होंगी ही यहाँ, और डिटेल में होंगी बल्कि ज्यादा। हाँ, बीएड में था फ्लैंडर। हाँ, ये सारे टॉपिक बीएड में होते हैं, बीएड में डाइट में अगर आपने पढ़े हो, बट बहुत सारे टीचर्स भी ध्यान नहीं देते और सिर्फ थ्योरी लिखने के लिए हम पढ़ लेते हैं, इसलिए फिर बाद में दिक्कत आती है ना। एरिक एरिक्सन करेंगे, डेवलपमेंटल थ्योरीज में है वो, डेवलपमेंट का आपका पूरा चैप्टर ही पेडागोजी स्पेशल बैच 2 में अभी नहीं हुआ है। अब बात कर रहे हैं कई लोग कोरोना की। यार जितना मैं समझ पाई हूँ आसपास लोगों को देख के और खुद का एक्सपीरियंस करके, मुझे लगता है कि एक तो पानी जितना हो सके गुनगुना लो तो और अच्छा है। ठीक, इसके अलावा विटामिन सी अगर नहीं सूट कर रहा तो थोड़ा कम ले लेना, जरूरी नहीं हर किसी को सूट करे, क्योंकि जैसे नारियल पानी से मुझे ठंड फील हो रही थी तो फिर मैंने इग्नोर किया 2-3 दिन तो लिया। फ्लैंडर इंस्ट्रक्शन से उतने ही आते हैं कि 10 स्टेप हैं। टीचर का कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 7 तक है। स्टूडेंट्स का 2 है, 8वां 9वां स्टेप, और 10वां साइलेंस है। तो ये पूछ लेता है। ठीक, विटामिन सी चाहे आप नींबू पानी में नींबू गर्म पानी में डाल के पिए, शहद थोड़ा बहुत, कुछ भी बेसिकली इस तरह की चीजें। रात को हल्दी का बहुत प्रयोग करो, जितना हो सके ना हल्दी का प्रयोग करो। वो जो आपकी देसी वाली हल्दी आती है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, बहुत फायदेमंद है। अदरक और इस तरह की चीजें, विटामिन सी की टैबलेट भी ले सकते हो, है ना। और इसके अलावा जो काढ़ा है, ठीक, बाकी साइकोलॉजिकली ज्यादा बना दिया है। आप इसको एक इन्फ्लुएंजा की तरह ही लेके चलो कि भाई एक फ्लू के जैसा ही, एक खांसी जुकाम के जैसा ही, बस थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है, जिंक वगैरह की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, है ना। हल्दी, अमिया हल्दी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ममता जी। और अदरक का प्रयोग हो गया आपका, इस तरह की चीजें जो भी काढ़े वगैरह में यूज कर सकते हैं, तुलसी है, इतने सारी हर्ब्स हैं, उनका हम प्रयोग कर पाए, है ना। और कोई दिक्कत नहीं है धनंजय, नहीं जरूरी नहीं है। एक तो हम नॉर्मल फीवर को भी मान ले रहे हैं, मुझे तो जब तक मतलब मैं तो अभी भी कंसीडर नहीं कर रही उस चीज को। हालांकि मुझे जो टेस्ट और स्मेल है वो 3-4 दिन चला गया था, और तीसरे दिन गया होगा अगर, तो आने में टाइम लग गया होगा कम से कम 1 हफ्ते का। अभी ठीक है, स्मेल पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ मुझे पता लग रहा है। मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हाथ पे, पहले पता नहीं लग रहा था, इवन परफ्यूम भी मैंने लगा के देखा, आ ही नहीं रही थी खुशबू, जबकि कोल्ड आज से पहले हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल ही ना आए। आपको अगर बॉडी वैसी है तो बात अलग है, बट मेरे केस में मैंने बचपन से आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे इतनी बार कोल्ड होता रहता है कि स्मेल और टेस्ट चला जाए बिल्कुल। सर में दर्द था बहुत, तो जितना हो सके आराम करो और
फ्रूट्स या भारी चीजें मत खाओ, और बहुत ज्यादा दवाइयों पे भी, अगर आपको लग रहा है आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है तो बहुत ज्यादा दवाइयों के पीछे मत भागो। वायरल भी हो सकता है, नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, थोड़ा चल ही रहा है, सभी को हो रहा है, 2-2 3-3 4-4 दिन, लोगों को 10-10 दिन 102 बुखार है, उनका भी उतर जा रहा है, ठीक, तो वो ठीक हो जाएगा। दिमाग पे इतना ज्यादा इसको बोझ मत लो, आपकी मतलब आपके मेरी उम्र में ठीक हो जाएगा। वैसे भी इतनी ज्यादा एज के लोग भी रिकवर कर रहे हैं इससे। जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है उनके साथ बहुत समस्या है। मुझे ऑक्सीजन जैसी कोई समस्या नहीं हुई, एक दिन थोड़ा बहुत वीक फील हो रहा था, 2 दिन, आई थिंक 2 से 3 दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दिक्कत हुई हो कुछ, बाकी टाइफाइड हो जा रहा है लोगों को, हाँ, बॉडी पेन बहुत भयंकर, जो नॉर्मल बुखार में जिस तरह के लक्षण है उस तरह की चीजें हैं। तो ध्यान रखो, और कोरोनिल हो गया या कुछ भी, इसकी ग्लो या तो पानी में डाल के पी लो, या फिर अगर टैबलेट लेनी है टैबलेट ले लो, बट टैबलेट से ज्यादा बेटर है कि पानी में डायरेक्ट आप डाल के पियो ग्लो। आंवला हो गया, इस तरीके की चीजें जो बॉडी में डेफिशिएंसी ना होने दें। ये बहुत सारे लोगों को हो रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर, ये भी मैंने सुना है चंद्रा जी। अब क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, बट वो ठीक हो जा रहा है 14-15 दिन तक आई थिंक। बाद में वीकनेस तो बहुत जबरदस्त है। तो बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब इस तरीके से नहीं लेना कि हाई रे कोरोना हो, कोरोना भूत थोड़ी है, यही मानो बुखार खांसी जुकाम है, इसी को मान रहे हैं हम, बस उसका डर नहीं बिठाना दिमाग में। ध्यान रखो सारा, ये तो वैसे भी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं हम, इम्यूनिटी बेस्ट होगी अपने आप ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं कर सकता। जिनको परेशानियां हैं, डायबिटीज है या कुछ है, उनको और ज्यादा समस्या है। नॉर्मल है वैक्सीन के बाद फीवर, एग्जैक्टली। आई लॉस्ट माय कजिन फ्रॉम दिस। ओम शांति वत्सला जी, क्या कर सकते हैं, इतने सारे लोगों ने इतने सारे लोगों को खो दिया ना अपने गली में ही 3-4 डेथ हो गई हमारी, और बहुत ही ज्यादा मतलब इतना कॉमन हो गया ये सब। भगवान को ना शुक्रिया कहिए अगर हॉस्पिटल ना ही जाना पड़े, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि वहाँ आसानी से बेड मिल नहीं रहे हैं। अभी जो मैं कई बार बात करती रहती हूँ, जो 3rd फ्लोर पे भैया भाभी रहते हैं, उनको हो गया, दोनों को, और नहीं दोनों को नहीं, शायद भैया को हुआ था, बहुत ही भयंकर तबियत उनकी खराब हुई, काफी टाइम से उधर है अपने मेरठ के साइड कहीं पे। तो यहाँ तो बुरी हालत है, ध्यान रखिए बहुत ही ज्यादा, डरिए मत। देखो जो होना है वो वैसे कोई नहीं रोक सकता, फिर थोड़ा सा मोटा दिमाग भी यूज करना चाहिए कभी कभी, ज्यादा ना, जो ज्यादा अपने आप को विद्वान मानते हैं ना लोग, वो लोग ज्यादा दुखी हैं कि वो हर चीज में सोचते रहेंगे, और न्यूज पे मत बैठे रहिए 24 घंटे, क्योंकि न्यूज पे बैठने वालों के और ज्यादा दिमाग में, आपको जरा सा बुखार होता है, खांसी होता है, 3 दिन तक तो मैंने माना ही नहीं, और मतलब एक आंटी है अपनी, मतलब उनको शी इज नॉर्मल के, ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि बिल्कुल ही अलग फेंक देगा इंसान को, बिल्कुल अलग रखेंगे, ठीक है, खाना देंगे, उस तरीके की चीजें, तो बहुत ज्यादा इसको दिमाग में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रख लीजिए, ध्यान रखना जरूरी है, बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक एक डेटा देख रहे हैं बैठ के, अरे आपको क्या पता कितना डेटा सच है कितना नहीं, कितने लोगों की तो टेस्टिंग नहीं हो पा रही, तो आप अपनी, और सबकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, होगी, आपको पता होगा, पहले भी बीमार हुए होगे, पहली बार थोड़ी बीमार हो गए। हाँ, न्यूज का बड़ा बुरा हाल है, आप डेटा देखते हो सुबह शाम तक। आई लॉस्ट माय फादर, ध्यान रखिए अपना, बहुत ही अजीब सा टाइम है, पता है, घर में रह के भी मन इतना अजीब रहता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्राइसिस चल रहे हैं बाहर, है ना, क्योंकि दूसरों का दुख फील होता है वो कहीं ना कहीं, बेशक आपके सामने नहीं है। अब हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे, सिस्टर को भी फीवर आया था, और उनके स्कूल में काफी लोगों को हो गया था, मम्मी और दीदी एक ही स्कूल में, तो हम लोग आइसोलेटेड ही थे एक तरीके से, मैं सिस्टर बाद में, उनको भी हो गया, तो उसके बाद हमें ये था कि मम्मी से बिल्कुल ही अलग रहा जाए एटलीस्ट, क्योंकि उनको दिक्कत है, थोड़ा साइनस वगैरह है, या भाई से अलग रहा जाए, वो छोटा है, बट अब हो गया तो हो गया, अब ठीक हो जाएगा, मतलब नॉर्मल है, क्या करें, सभी को हो रहा है फीवर, तो जो बिल्कुल टच में नहीं आ रहे उनको भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं, मतलब इतना क्या आप भगवान मत बनिए कि आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप जो कर सकते हैं सिर्फ उतना करिए। इतना भी डर में अगर जिएगा इंसान तो कैसे जिंदगी चलेगी, जितनी है वो भी नहीं चल पाएगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आधी चीजें वैसी ठीक हो जाती हैं, दवाइयां भी असर करती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, बुखार ही तो है, हो जाएगा, 4 दिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, बाकी तरीके हैं बहुत सारे, पट्टी वट्टी रख सकते हो बुखार ज्यादा है तो, है ना, बाकी वो थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर अगर रखना है तो, मुझे तो वो अगर सांस लेने में दिक्कत ना हो तो ऑक्सीमीटर का भी मुझे समझ नहीं आता, बेकार में वो दिमाग में लगा ही रहता है, वो हर टाइम इंसान लगा के देखता रहता है कि कितना हुआ। मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव ही है। हाँ, व्हेन आई वाज सफरिंग माय हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट। हाँ जरूरी है वो, जरूरी है। हाँ, व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ये बिल्कुल एक कोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। स्वाद मुझे आ गया था 7वें दिन, 6ठे दिन, मतलब 5-6-7 दिन तो लग गए होंगे, 6 दिन तो कम से कम लग गए होंगे, है ना। ध्यान रखिए, आप कल मिलेंगे कितने बजे, 3 बजे मिलेंगे, 3 बजे की क्लास है आपकी, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी डेविड ऑजुबेल हैं, और भी कुछ थियरीज हैं लर्निंग में ना, ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, देखो जिनको समस्या है भी वो भी ध्यान रखें, स्पेशली ध्यान रखें, और ठंडी चीजों से बिल्कुल बचिए, जो गला पकड़ ले ऐसी चीज से जरूर बचिए, चाय वगैरह भी पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। टैबलेट एज सच, ये जिंकोवेट आती है जिंक के लिए, या मल्टीविटामिन कोई भी ले सकते हो, इसके साथ में विटामिन सी ले सकते हो, है ना, और जितना हो सके नेचुरल लो, आंवला हुआ, ग्लोए हुआ, अगर डायरेक्टली मिल पा रहा है तो बहुत अच्छा है दवाइयों से। बाकी ये कोरोनिल वगैरह भी अब कितनी इफेक्टिव है ये तो नहीं पता, बट जो चीजें उनमें डाली गई हैं वो नेचुरली हैं तो यूज कर सकते हैं। पैरासीटामॉल से तो बचिए यार, मैं तो खैर इंग्लिश दवाई को बहुत ज्यादा नहीं रिकमेंड करती हूँ, बट जब क्योंकि ये बढ़ा देती है अंदर से आपको दिक्कत बढ़ती चली जाती है, पता भी नहीं लगता, और जो लोग 5-5 6 दवाइयां एक साथ खा रहे हैं उनको मुझे तो लगता है कि बॉडी वैसे ही परेशान हो जाती है इंग्लिश दवाइयों से, तो नेचुरली उसको थोड़ा सा एकदम से भागो मत दवाई के पीछे, मतलब नेचुरली कोशिश करो कोप अप करने की। अब देखो समस्या सबकी अलग है, मैं यहाँ बोल तो रही हूँ खड़े होकर, मुझे कैसे पता सामने वाले को कितनी दिक्कत है, बट डर में मत खाओ दवाइयां कि जैसे दवाइयां एकदम ठीक कर देंगे, दवाई तो उसकी है ही नहीं कोई। मैंने दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ ये मल्टीविटामिन, और ये मैंने तो जिंकोवेट भी नहीं ली, इवन मल्टीविटामिन और वो विटामिन सी, वो भी 4-5 दिन खाई थी, फिर नहीं खाई, क्योंकि फोकस मेरा था कि नेचुरली जितना हो सके अनार या सेब अगर खा पाओ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना हो सके। बहुत ज्यादा भारी खाना खाने से अच्छा है कि फ्रूट्स पे आ जाओ, 1-2 दिन की डाइट में फ्रूट्स ही ले आओ जब शुरुआत में बुखार हो, तो कि शरीर को कोप अप करने का मौका मिले, है ना। विटामिन सी की दवाई लिम्सी आती है ना, कहीं कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यार। टेस्टिंग के लिए दिल्ली में इतना बड़ा हाल है, मैंने टेस्ट के लिए किया था, वो हालांकि हो गया बाद में, बट मतलब टेस्टिंग के लिए नहीं मौके मिल रहे। हाँ दीदी एकदम ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी को थोड़ा बुखार है, उनका उतर नहीं रहा, 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो भी हो जाएंगे ठीक।
चलिए फिर एरिक एरिक्सन कहाँ से पढ़े? हम पढ़ाएंगे, यहाँ कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेंगे एरिक एरिक्सन। जो भी रह गया ना पेडागोजी स्पेशल बैच में, किसी भी बैच में, वो घूम करके आ जाएगा, साइकिल है वो, हो जाएगा भाई, एकदम ठीक है भाई को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ध्यान रखिए, कल मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाली बुक अवेलेबल है, बट उसका प्राइस मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद वो ओवर प्राइस हुई है। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे रजनीश। होम ट्यूशंस बंद कर दूं क्या प्लीज आंसर? यार वत्सला कैसे बताऊं, अब आपकी सिचुएशन अगर है बंद करने की तो एक आध हफ्ता देख लो, नहीं तो थोड़ा ध्यान रखो, अब क्या कर सकते हैं, देखो कायदे में तो कर भी देना चाहिए, बट अगर ठीक ठाक एज ठीक है और ध्यान रख सकते हो थोड़ा, मतलब डर के मत रहो, नॉर्मल मुझे लगता है कि ले लो, अगर बहुत ज्यादा नहीं लेते हो तो। वैसे आपको पता होगा कितने लोग हैं या कैसे वहाँ पे क्या माहौल है, किसी को घर में अगर परेशानी है तो इग्नोर भी कर सकते हो, है ना? क्योंकि इसका ये भी तो नहीं ना, अब मैं कह दूं कि मत लो, अब जिसका घर चल रहा है उस चीज से, अब वैसे मरेगा इंसान वैसे नहीं मरेगा तो बड़ी दिक्कत है। चलिए फिर, और करते रहो कुछ ना कुछ, बैठो मत, जितना ज्यादा दिमाग को बंद करके बैठोगे उतनी दिक्कत रहेगी। चलिए ध्यान रखिए, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है बुक। चलिए कल मिलेंगे, ध्यान रखो।